देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनावों जैसा नहीं होता, जहां आम नागरिक सीधे वोट करते हैं। नहीं, यहाँ वोट देता है एक खास समूह, जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। और ये सिस्टम हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इस कॉलेज में सिर्फ वही लोग शामिल होते हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स। जो मनोनीत या नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। और ऐसा क्यों है? ताकि ये पक्का हो सके कि देश के राष्ट्रपति को वही लोग चुने जिन्हें सीधे जनता ने चुना है, यानी एक पक्का लोकतांत्रिक जनादेश। चलिए अब पहेली के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस चुनाव में हर वोट की कीमत बराबर नहीं होती। जी हाँ, हर वोट का वजन अलग अलग होता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे संविधान के आर्टिकल 55 पर टिका है। इसका मकसद आप कह सकते हैं एक तरह का बैलेंस बनाना है। पहला, कि हर राज्य के वोट की ताकत उसकी आबादी के हिसाब से हो, और दूसरा, कि देश के सारे राज्यों की कुल ताकत केंद्र सरकार के सांसदों की कुल ताकत के ठीक बराबर हो। एक परफेक्ट संतुलन। तो ये वजन तय कैसे होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक विधायक के वोट की कीमत निकालने के लिए उस राज्य की कुल आबादी को, और ध्यान रहे ये आबादी 1971 की जनगणना के हिसाब से ली जाती है, उसे राज्य के कुल चुने हुए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। फिर जो नंबर आता है उसे 1000 से और भाग देते हैं। अब सवाल उठता है कि 1971 की जनगणना ही क्यों? वो इसलिए ताकि सभी राज्यों के बीच एक जैसा पैमाना बना रहे और जनसंख्या बढ़ने की अलग अलग दरों की वजह से कोई विवाद न हो। और इस फॉर्मूले का असर देखिए। उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी बहुत ज्यादा है, वहां की एक विधायक के वोट की कीमत है 208, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम जैसे छोटे राज्य में ये सिर्फ 7 है। कितना बड़ा अंतर है ना? ठीक है, तो ये तो हुई विधायकों की बात। अब उस संतुलन को बनाने के लिए सांसदों के वोट की कीमत भी तय करनी होगी। इसका तरीका भी सीधा है। देश के सभी विधायकों के वोटों की कुल कीमत को जोड़ लिया जाता है और फिर उसे संसद के कुल चुने हुए सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। और नतीजा ये कि तराजू के दोनों पलड़े, यानी एक तरफ सारे राज्य और दूसरी तरफ केंद्र, एकदम बराबर हो जाते हैं। 2022 के चुनाव में हर एक सांसद के वोट की कीमत ठीक 700 थी। एकदम परफेक्ट बैलेंस। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि वोट कौन देता है और हर वोट की कीमत क्या है। लेकिन अब आता है पहेली का सबसे पेचीदा हिस्सा। आखिर इन अलग अलग वजन वाले वोटों की गिनती करके विजेता का फैसला होता कैसे है? इस सिस्टम का नाम है एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसमें वोटर किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देते, बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करते हैं कि पहली पसंद ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इसको आसानी से समझने के लिए चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक पार्टी के लिए खाना चुन रहे हैं और हमें 3 आइटम चुनने हैं। तो ये रहे हमारे 23 मेहमानों के वोट। जैसा कि हम देख सकते हैं, 7 लोगों ने कहा कि उनकी पहली पसंद नाशपाती है, जबकि चॉकलेट को सिर्फ एक ही वोट मिला पहली पसंद के तौर पर। अब जीतने के लिए हर फूड आइटम को एक मैजिक नंबर तक पहुंचना होगा, जिसे कोटा कहते हैं। हमारे इस छोटे से चुनाव में वो मैजिक नंबर है 6। जिसे 6 वोट मिल गए, वो जीत गया। और यहीं से ट्रांसफरेबल यानी वोट को ट्रांसफर करने का खेल शुरू होता है। देखिए, नाशपाती को 7 वोट मिले, जबकि कोटा था सिर्फ 6 का। तो नाशपाती तो जीत गई। अब उसका जो एक एक्स्ट्रा वोट है वो बर्बाद नहीं होगा, उसे उस वोटर की दूसरी पसंद को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद सबसे कम वोट वाले को दौड़ से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोट भी उसकी अगली पसंद को चले जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें हमारे तीनों विजेता नहीं मिल जाते। तो लीजिए, हमारी पार्टी का मेन्यू तय हो गया। इस तरीके से क्या हुआ? एक तो किसी का वोट बेकार नहीं गया, और दूसरा, जो नतीजा आया वो ज्यादातर लोगों की पसंद को दिखाता है। तो अब जब हमने ये पूरी पहेली सुलझा ली है, तो एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल मन में आता है कि आखिर इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था बनाई ही क्यों गई? इसका जवाब हमें संविधान सभा की बहसों में मिलता है।
हमारे संविधान निर्माताओं की सोच बहुत दूर की थी। वो चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति किसी एक गुट या किसी एक पार्टी या सिर्फ कुछ बड़े राज्यों का प्रतिनिधि ना हो, बल्कि वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। ये सिस्टम इसी बात को पक्का करता है। तो असल मकसद क्या है? असल मकसद है एक ऐसे उम्मीदवार को ढूंढना जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहमति हो। एक ऐसा राष्ट्रपति जो सही मायनों में पूरे देश का, पूरे फेडरल रिपब्लिक का प्रमुख हो। और हाँ, इस पूरी पहेली को बनाने वालों ने एक आखिरी सेफ्टी नेट भी लगाया है कि अगर कभी चुनाव को लेकर कोई विवाद हो जाए तो इसका भी समाधान है। संविधान का आर्टिकल 71 साफ कहता है कि ऐसी किसी भी स्थिति में आखिरी फैसला भारत के सुप्रीम कोर्ट का होगा और उनका फैसला ही अंतिम माना जाएगा। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना मजबूत है और देश के सबसे ऊंचे पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है।